हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ रैपिड रिकॉल। आज का वीडियो जो हमारा है वो है चैप्टर सॉल्यूशन पर। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, स्मॉल चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और पर्टिकुलरली हम इसको थोड़ा पढ़ चुके हैं। आप जब एंटर करते हो जेई या फिर नीट में, तो फर्स्ट चैप्टर यू आर इंट्रोड्यूस टू इज मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट के में आपने बहुत इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो यहाँ पर जो हम सॉल्यूशंस का डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड टू लिक्विड्स फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, फॉर्मिंग अ मिक्सचर। ओके, सो जब सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करने के इतने सारे तरीके होते हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट डिफाइंस द हाउ मच इट इज सॉल्युबल और हाउ मच आई मीन हाउ कॉन्सेंट्रेटेड और व्हाट इज इट्स परसेंटेज इन द लिक्विड। सो उसे हम तीन तरीके इस तरफ और तीन तरीके इस तरफ फ्रैक्शंस वाले तरीके हैं, और इस तरफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकुलरली लिक्विड कॉन्सेंट्रेशंस के तरीके हैं। तो इसमें जो पहला सिंपल सा आता है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत पॉपुलर सा ये है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के अलग अलग तरीके दिए जा सकते हैं। पर्टिकुलरली द मोस्ट कॉमन ऑफ देम विल बी मास ऑफ सॉल्यूट विल बी गिवन, you find out dividing by molecular weight the number of moles. So that is one. Remember that the volume of solution is 1 liter here. Okay, molality थोड़ा peculiar सा है. Here the moles of solute, the numerator is same, the number of moles of solute, but in the denominator is two different. First the mass is taken and the second the solvent is taken. So mass of only solvent different from molarity, जहाँ पर volume of solution लिया जाता है. ठीक है, एक पर्टिकुलरली रिलेशन भी ढूंढा जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है मोलैलिटी वर्सेस मोलैरिटी का, जिसमें आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता है एंड यू हैव टू इंटर कन्वर्ट बिटवीन द टू। तो आपको अगर मोलैरिटी दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट मोलैलिटी। लाइकवाइज अगर आपको मोलैलिटी दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट मोलैरिटी। तो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। द थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, दिस इज नॉर्मेलिटी। और ये तब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम काफ़ी पढ़ते हैं कि इक्विवेलेंट्स को बस बराबर कर दें, जहां हमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी लाइकवाइज मोलैरिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट डिफरेंट इक्विवेलेंट्स का है। सो इफ यू सी एट द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट, इट शुड बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। So n factor into number of moles by volume, and the number of moles by volume is molarity, so it should be n factor into molarity. So that's why I've written this n factor into molarity. यहाँ पर तीन फ्रैक्शन वाले तरीके हैं, रेशियोज वाले तरीके हैं। जो पहला है वो है मास फ्रैक्शन। सो मास फ्रैक्शन तो कहीं भी आप सोचो कि किसी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 ऑफ कोर्स इफ परसेंटेज, और उसका मास बाय टोटल मास, दैट विल बी द मास फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल CO2 का मॉलिकुलर वेट होता है 44, उसमें कार्बन 12 होता है, तो 12 बाई 44 दैट विल बी द मास फ्रैक्शन। बट यहाँ पर जो कि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास फ्रैक्शन अपना अलग अलग निकलेगा। द मास फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट इफ यू मल्टीप्लाई दैट विद 100 दैट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना ये बहुत ही पॉपुलर नहीं है। This one is quite popular, chi, which is the mole fraction. Different masses, yeah, different ways of expressing moles you already know. So you find out the number of moles of each component, solvent, everything, and then after that you sum them up. So you have got the individual moles and number of moles, and also you have got the total number of moles. So for mole fraction formula, it is the number of moles of any component divided by total number of moles. जिसके भी आपको mole fraction निकालना है तो उसके moles divided by सारे moles, that will be the mole fraction. It is represented by chi, and if you like basic maths अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि chi1 plus chi2 plus chi3 up to chi n will sum up to 1. So सारे mole fraction का summation वो 1 होगा। इनफैक्ट सारे fractions का ही sum 1 होता है, सारे मास फ्रैक्शन का भी जो सम होगा वो 1 होगा सारे कंपोनेंट्स का। द लास्ट वन हेयर इज ppm. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। इतने में हमारा इतना सा है तो 1 मिलियन में कितना होगा, दिस इज दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। और समझ सकते हो 1 मिलियन में तो ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स पर्टिकुलरली मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रेस क्वांटिटीज़, जिसमें इतने में ही बहुत कम है।
तो ppm में जाके थोड़े कंसिडरेबल अमाउंट होंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला विल बी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ दैट एंटिटी डिवाइडेड बाय माई टोटल मास इनटू a million 10 to power 6। ओके, सो इफ यू डिराइव दैट वे दैट ऑल्सो। इसके अलावा भी कुछ कुछ तरीके होते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड फॉर एग्जांपल 10-20% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज शुड मीन दैट 20 ग्राम सॉल्यूट इट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम जो है नीचे W बाई वी, सो वेट जो है ऊपर का वो केवल सॉल्यूट का दिखा रहा है, जो नीचे V है वो टोटल दिखा रहा है, सॉल्यूशन का दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, इसके बाद हमने जब सॉलिड एंड लिक्विड का देख लिया, इसमें न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करना। इसके बाद जो हमारा दो अलग मिक्सचर सॉल्यूशन आता है वो है पहला गैस इन लिक्विड और दूसरा लिक्विड इन लिक्विड। सो गैस इन लिक्विड आप ये देखो, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है और उसके ऊपर गैस है। आप समझ सकते हो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में इतनी नहीं होती है जितना उसका प्रेजेंस एटमॉस्फेरिक या एयर में होता है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर ज़्यादा हैं और इसके अंदर कम है। सो जो अंदर हैं उसको उसके जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, उसको हम काई से एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनसाइड द लिक्विड सॉल्यूशन, इनसाइड द सॉल्वेंट। और इसके ऊपर जो है वो गैस, उसको हम प्रेशर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज पी। ये जो प्रेशर और काई के बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन अच्छे से समझा सकता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसके अनुसार कितना काई या फिर कितना सॉल्युबिलिटी होगा उस गैस का इसके अंदर। इसे हम दिखाते हैं हेनरीज लॉ से। दिस इज पर्टिकुलरली हेनरीज लॉ, शुड राइट दिस डाउन। सो हेनरीज लॉ जो कहता है प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू काई। सो जहाँ पे के एच एक पर्टिकुलरली एक कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट है, और ये रिलेट करता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना काई। यू कैन रिलेट इट टू द कोल्ड ड्रिंक वेयर प्रेशर इज क्वाइट हाई, सो द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड इज आल्सो वेरी हाई। दूसरी तरफ हमारा लिक्विड एंड लिक्विड है। मैंने यहाँ एक क्रॉस और एक सर्कल ड्रॉ किया है। जो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है वो कोई एक लिक्विड है और जो सर्कल है वो भी एक लिक्विड रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब दो लिक्विड कंपोनेंट को हमने यहाँ पर मिक्स करके मिला दिया है, और इन दोनों को मिलाने के बाद ऊपर जो है ये वेपर फेज है। सो आई शुड, दिस इज लिक्विड फेज एंड दिस इज वेपर फेज। सो लिक्विड फेज से इवेपोरेट है, प्रेशर वेपर प्रेशर ऊपर आ रहा है। It's just simple that if you mix any other liquid with a liquid, the partial pressure of that first liquid will lower in some kind of like will be lesser than that in its pure phase. So for example, प्योर A का component का जो pressure होगा वो ज़्यादा होगा इससे जो A और B के मिक्स होकर हो रहा है। अगर इसे हम देखें तो इसका जो प्रेशर आता है PA, so PA is the pressure of A in gas A in the vapor phase. Chi A is the mole fraction of A in the liquid phase. So ये एक liquid phase को relate कर रहा है। Likewise यहाँ पे ये liquid phase और gas phase को जैसे relate कर रहा था, यहाँ भी ये liquid phase को relate कर रहा है और ये ऊपर वाला gas phase को relate कर रहा है। So PA is equal to chi A into PA naught, where PA naught is the vapor pressure of pure liquid A. इसी तरह पीबी का भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंपोनेंट में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात, ए में बी मिक्स करो या बी में ए मिक्स करो। तो यहाँ पर पीबी अगर निकालेंगे तो पीबी विल बी इक्वल टू काई बी इंटू पीबी नॉट। चूंकि हमारे पास दो ही यहाँ कॉम्पोनेंट अज्यूम के लेके चल रहे हैं, तो ऊपर जो हमारा वेपर फेज में है ये ए और बी के कॉम्पोनेंट रहेंगे, तो टोटल प्रेशर जो डाल्टन्स लॉ के अनुसार आना चाहिए वो नेट प्रेशर आना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए इज पी ए नॉट, chi A P A naught, and PB is chi B PB naught. That's why our total pressure is chi A P A naught plus chi B PB naught. So this is अलग तरीके से भी हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल chi B को आपने 1 माइनस chi A लिख दिया और फिर chi A को एक तरफ लेकर P A माइनस पी बी नॉट इंटू chi A प्लस पी बी नॉट आ जाएगा ये। एक और यहाँ पे एक्सप्रेशन चलकर आता है जो है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A in this, not this, this is already expressed as chi A. So mole fraction of any gas in this will be given by Dalton's law, उसका प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ओके, सो मैंने लिया उसका प्रेशर कितना था chi A P A नॉट, ये भी रॉल्स लॉ से चल कर आया है। टोटल प्रेशर chi A P A नॉट और chi B P नॉट दोनों A और B के प्रेशर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, सो दैट इज टोटल प्रेशर।
So this is PA, this is PT. So this is इसके बाद हमारे सॉलिड इन लिक्विड के जब हम डिसॉल्व करते हैं तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली बार तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं फिर से रिकॉल करवा दूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, क्वांटिटी, अमाउंट या नंबर, उससे भी ज़्यादा अगर अप्रोप्रिएटली बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑफ कोर्स ये एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट के साथ बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये जो 4 आपके सिलेबस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसमें पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अभी लोअर हो रहा था, हमने देखा कि PA इज इक्वल टू काई ए PA नॉट। ये तो हमारा प्रेशर हो गया, प्रेशर था कितना PA नॉट, तो हमारा डिफरेंस कितना आया PA नॉट माइनस काई ए PA नॉट। So PA naught into 1 minus chi A. So 1 minus chi A will be the, if chi A is the solvent, then 1 minus chi A will be the mole fraction of the solute. Solute. So delta P is equal to chi 2 into P naught, और delta P by P naught relative बोल दिया है, तो delta P by P naught will be equal to chi 2. सेकेंड जो है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप किसी लिक्विड में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दो, तो फॉर एग्जांपल पानी में ही अगर आप सॉल्यूट ऐड कर दो तो वो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, इट में बॉयल अप टू 101 डिग्री, 102 डिग्री सेल्सियस। सो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी, कितना एलिवेशन होगा, नॉट बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, कितना एलिवेशन होगा। 1 डिग्री तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा या 2 डिग्री बढ़ जाएगा, 102 हो जाएगा या 101 हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। ओके, दिस के बी इज नोन एज एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट। एल्यूबियोस्कोप होता है जिससे हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं, और m यहाँ पर मोलैलिटी है। सो दिस इज वन ऑफ दोज few topics where molality actually comes into handy. For this, but other than this molality, आप for the sake of its own numericals आप पढ़ते हो। For example, molarity आप पढ़ोगे तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, बहुत ज़्यादा काम आते रहता है। पर बट व्हेन यू स्टडी मोलालिटी, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ आता है। KB निकालने का और भी एक तरीका है। KB जो है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसका है वैल्यू, जो उसका जो एक्सप्रेशन चल कर आता है वो है R इंटू एम, एम ऑफ सॉल्वेंट, इंटू TB, TB ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड बाई 1000 इंटू डेल्टा H VAP। ओके, डेल्टा H का एक्सप्रेशन आप अगर आप किलो जूल में रखते हो या जूल में रखते हो या कैलोरी में रखते हो, उसके अनुसार आप R का वैल्यू रख सकते हो। M के वैल्यू को आप ग्राम में ही रख सकते हो, क्योंकि बिकॉज वी हैव डिवाइडेड इट बाई 1000। ओके, तो ऐसा यूनिट सारा यहाँ पर ऐसा यूनिट में ही है। अनदर फॉर्मूला इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैसे डेल्टा TB इक्वल टू KBM है, उसी तरह से डेल्टा TF इक्वल टू KFM है। और सिंपल सा फॉर्मूला चल के आया है। KF का ही एक्सप्रेशन बिल्कुल KB की तरह है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको TB और डेल्टा H VAP ऐसे मत याद रखो। यू जस्ट रिमेंबर इज RMT स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा H। सो RMT स्क्वायर ऑफकोर्स किसका T होगा, अगर KB है तो TB हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, बॉइलिंग है तो। इसी तरह से KF है तो TF हो जाएगा, डेल्टा H जो है वो फ्यूजन हो जाएगा। सो RMT स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा H, that's what you should remember. So this is the expression for KF. And last one is osmotic pressure. Osmotic pressure का मतलब अगर मैं याद दिला दूं तो नॉर्मल ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन की तरफ जो प्रेशर देना पड़ता है ताकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ ना आ पाए, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन की तरफ जो प्रेशर देना पड़ता है एक नॉर्मल प्रोसेस को रोकने के लिए, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर दैट कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, नेट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ रुक जाए। अगर आप उससे ज़्यादा प्रेशर देते हो तो इनफैक्ट रिवर्स ऑस्मोसिस भी होने लगेगा, दैट इज नोन एज RO। एंड दिस पाई, this osmotic pressure is is noted by pi is equal to C. C is the concentration of solute into R into T. So this is a very simple formula. Now another thing, that last thing that comes in this is your Van't Hoff factor. मैंने बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो
केवल तरह कैरेक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं डिपेंड करता, नेचर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, रैदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फॉर एग्जांपल NaCl अगर मैं 1 मोल डाल दूँ तो इसमें 1 मोल NaCl के पार्टिकल्स केवल नहीं होंगे, 2 मोल एक्चुअल पार्टिकल्स आयंस होंगे, 1 मोल Na+ का और 1 मोल Cl- का। सो बेसिकली हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो जितना हम एज्यूम कर रहे थे उससे दुगना है। तो इसको भी इनका फॉर्मूले में लेने के लिए पहले तो हम एक वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर जाए, और एसोसिएट करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे हमारे, क्योंकि जुड़ गए हैं। केवल एक पार्टिकल की तरह उसको ट्रीट करेंगे अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो। आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर K2SO4 को अगर आप तोड़ोगे तो 2K+SO4 अगर आप 1 मोल लेके चल रहे हो तो 1 मोल तो आपके पास 0 स्टार्टिंग में है, बिफोर डिसोसिएशन दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, सो नेट नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग विल में 1 का होगा। अगर आप इसे तोड़ दोगे तो ये 0, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो नेट नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 3 होंगे। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, I इन फाइनल बाई इनिशियल, सो 3/1 = 3। अगर आपका यहाँ पर तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो इसने ये पूरा टूट गया, बट सम देयर आर आल्सो सम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल CH3COH NH4OH। इसमें आपको पता है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, सो आपका जो ये टूटेगा अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू 1, तो उसमें अगर आपको तोड़ना है तो यू हैव टू ओनली डिसोशिएट 0.5 ऑफ दैट इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.5। इन जनरल अगर अल्फा आपका नहीं मतलब कुछ भी है तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है, आप खुद भी ये निकाल सकते हो फॉर्मूला। ओके, 1+n-1 × अल्फा। सो हमारे जो न्यू फार्मूलाज जो बन गए हैं, ओके, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के, वो सारी चीज सारे फॉर्मूलेज में एक आई भी आ चुका है। सो पाई विल बी इक्वल टू ICRT, डेल्टा टी बी इक्वल टू IKVM, TF इज इक्वल टू IKFM, एंड your delta P/P is equal to I chi2. So this is all we have to study in the chapters of solution at the basic level. Thank you.